नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। भोपाल से मिल रही है। भोपाल में 30 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। इन बच्चों को काम के सिलसिले में भोपाल और इंदौर लाया जा रहा था। इनमें से 23 बच्चों को बैरागढ़ संत हिरदाराम स्टेशन पर रेस्क्यू किया गया, ट्रेन से उतारा गया, जबकि 7 बच्चों को हबीबगंज स्टेशन पर अगरतला एक्सप्रेस में आरपीएफ ने इन बच्चों को देखा और इन्हें उतारा गया। इन बच्चों को पुलिस ने बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन संस्था के सहयोग से रेस्क्यू किया है। संस्था की कोऑर्डिनेटर अर्चना साहा के मुताबिक इन बच्चों को काम के सिलसिले में बिहार से भोपाल लाया गया था। सभी बच्चे गरीब घरों के हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू के बाद बच्चों ने बताया कि वो मदरसे में पढ़ने के लिए भोपाल और इंदौर आए हैं। इन बच्चों की उम्र 14 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चे 30 से ज्यादा तकरीबन 30 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं और जानकारी जो मिल रही है, इन बच्चों को काम के सिलसिले में भोपाल और इंदौर लाया जा रहा था। 23 बच्चों को बैरागढ़ स्टेशन पर रेस्क्यू कर ट्रेन से उतारा गया। 7 बच्चे हबीबगंज स्टेशन पर उतारे गए। बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन और पुलिस तीनों ने मिलकर यह रेस्क्यू किया है। हालांकि इन बच्चों का यह कहना है कि वो मदरसे में पढ़ाई करने के लिए भोपाल और इंदौर आए थे। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, बच्चे कह रहे हैं वो पढ़ाई करने आए थे और 3 संस्थाओं ने इन्हें रेस्क्यू किया है, 2 संस्थाएं और 1 पुलिस, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन। क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया मनोज? ललित, बिल्कुल जिस तरीके की जानकारी बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन और आरपीएफ को मिली थी, उसके बाद इन बच्चों को जिस ट्रेन से इंदौर ले जाया जा रहा था, उससे पहले ही भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे उतारने का काम किया गया है। 23 बच्चों को बेड़ागढ़ स्टेशन पे उतारा गया है, जबकि जो 7 बच्चे थे उनको हबीबगंज स्टेशन पे उतारा गया है। लेकिन अभी जब तक बच्चों से बातचीत नहीं हुई थी, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो चाइल्ड लाइन की जो टीम है काउंसलिंग करने वाली, उन्होंने बच्चों से बातचीत की। उसके बाद बच्चों ने बताया कि वो इंदौर में मदरसे में पढ़ाई करने के लिए आए थे और जब इसको पूरा वेरीफाई किया गया तो मदरसे के जो प्रबंधक है और कुछ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इंदौर से भोपाल पहुंचे हुए हैं और उन्होंने बच्चों को अपने हैंडओवर ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी ललित करीब 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि शेल्टर होम में, जिनको छोला क्षेत्र में रखा गया है। अभी तक उनके बारे में कोई भी दस्तावेज और कोई भी मदरसे के प्रबंधक नहीं आए कि उन्होंने बताया हो कि ये बच्चे बिहार से यहाँ पर किस काम के लिए आए थे। हालांकि बच्चों का ये कहना है कि वो जो दूसरे बच्चे जो मदरसे में पढ़ने आए थे उनके साथ वो आए हैं। लेकिन अभी ये वेरिफिकेशन में क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि मदरसे के जो संचालक थे जो दूसरे बच्चों को लेकर, उन्होंने साफ तौर से इन बच्चों से अपना संबंध होने से इनकार कर दिया। इसलिए अब बिहार से जो बच्चे हैं, करीब 7 बच्चे हैं, उनके परिजनों से संपर्क किया गया है। उन परिजनों को अब आज बुलाया जाएगा और उसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार इन बच्चों को कहाँ भेजा जा रहा था। जानकारी मिल रही कि इन बच्चों को काम के लिए इंदौर और भोपाल में रखा जाना था। लेकिन अभी जो करीब ज्यादा संख्या में बच्चे थे वो मदरसे में पढ़ाई के लिए आए थे, उनको मदरसे के संचालक अपने साथ ले गए। लेकिन अभी भी 7 बच्चों पर संशय बना हुआ है कि बच्चे आखिरकार बिहार से इंदौर क्यों जा रहे थे। जी मनोज, ये साफ तो नहीं कहा जा सकता कि इसी घटना को लेकर, लेकिन कैलाश सत्यार्थी ने भी एक ट्वीट किया है और वो जिक्र कर रहे हैं कि लॉकडाउन और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी जो ट्रैफिकिंग है, बच्चों की जो ट्रैफिकिंग है, तस्करी है, वो लगातार होती रही। ये क्या लिंक है आपस में मामले, या इससे इनकार नहीं किया जा सकता मनोज? जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जब बच्चों का रेस्क्यू किया गया था उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था और दूसरे राज्यों में भी जो बच्चे कल रात को रेस्क्यू किए गए थे उसको लेकर उन्होंने आभार जताया है। लेकिन यहाँ पर जो अभी तक का जो वेरिफिकेशन जो टीमों के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा जो किया गया है, उसमें करीब 23 बच्चों को क्लीन चिट दी गई है। वो बच्चे मदरसे में पढ़ाई करने के लिए आए थे। कोई अपराध जैसे अभी तक सबूत जो है वो पुलिस को नहीं मिले। लेकिन अभी 7 बच्चों को लेकर जरूर स्थिति ये बनी हुई है कि आखिरकार उनको किस काम के लिए बिहार से भोपाल और इंदौर भेजा गया था। चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपने दर्शकों तक हम अपडेट पहुंचाएंगे।
और इस वक्त नरोत्तम मिश्रा, मंत्री मिश्रा मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। श्री नारायण दास जी मंदसौर से हैं और श्रीमती कौशल्याबाई जी भी मंदसौर से हैं। इन सभी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आज कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में पूर्ण की है और उनको आज कागज भी दिए जाएंगे, प्रमाण पत्र दिया जाएगा सभी के हाथ में। तस्वीर ले लें आप लोग, सिलेंडर हाथ लगा दे दो सभी को। हाँ है ना, मैं इधर बिटिया को दे दूंगा, नाम पूछ के दो। हाँ होगा ना, ऐसे ऐसे नहीं ले लो। कौशल्याबाई उस कानून के बाद ये पहला केस होगा। बहुत बधाई आप सबको, बहुत धन्यवाद। आ जाइए, चाय वगैरह ले लीजिए। पैर नहीं छीना। कोरोना के तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। इधर नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल का आज है 8वां दिन। इस मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। हड़ताल को लेकर चल रही सुनवाई पर सरकार की तरफ से कहा गया कि केवल 40% नर्सेज ही हड़ताल कर रही हैं, जबकि नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार ने कहा है कि सरकार कोर्ट में गलत जानकारी पेश कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि सरकार जनता के साथ साथ अब हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का काम करने लगी है। रेखा परमार का यह कहना है कि 95% से ज्यादा नर्सेज हड़ताल पर हैं। इसका जवाब वो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान देंगी। नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल से जुड़ा हुआ है पूरा मामला। 8वां दिन लगातार व्यवस्थाएं, और सभी जानते हैं कि नर्सेज ही मूल रूप से जो अस्पतालों की व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें क्रियान्वित करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं। और ऐसी स्थितियों में अब मरीजों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। ये पूरा मामला सरकार के जवाब के बाद और ज्यादा बढ़ता हुआ। सरकार ने कहा कि सिर्फ 40% नर्स हड़ताल कर रही हैं, हाईकोर्ट को यह जवाब दिया। फिर नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से जवाब दिया गया कि सरकार कोर्ट में गलत बयानी कर रही है। 95% से ज्यादा नर्सेज हड़ताल पर हैं। आज हाईकोर्ट में यह मामला भी आएगा सामने। इससे पहले हाईकोर्ट सरकार से जवाब मांग चुका है। सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा कि हम बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हेल्थ कमिश्नर के साथ बैठकों के दौर भी चल रहे थे, पर कोई हल अब तक निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और इस गलत बयानी पर नर्सिंग एसोसिएशन नाराज है। यह आरोप है कि गलत बयानी सरकार की तरफ से की जा रही है। किसका आरोप है? नर्सिंग एसोसिएशन का, कि 40% नहीं 95% जो नर्सेज हैं वो हड़ताल पर हैं। हालांकि एक बात और साफ कर दें कि नर्सों के हड़ताल के शुरू होने के कुछ दिन बाद जब सरकार की तरफ से कोशिश की गई तो एक धड़े के हड़ताल खत्म करने की बात आई। और अब हाईकोर्ट में पूरा मामला, हाईकोर्ट में इस हड़ताल को लेकर आज होनी है अहम सुनवाई। सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। और इधर इस हड़ताल के मद्देनजर कोरोना संकट काल के बीच लगातार अस्पतालों में स्थितियां बिगड़ती हुई। कल जबलपुर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, किस तरीके से मरीज, वो भी झुलसे हुए गंभीर मरीज, वो किस तरीके से इलाज का इंतजार कर रहे हैं।
और आज होना है मोदी कैबिनेट का विस्तार। कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। तकरीबन 25 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट में यह बड़ा बदलाव संभव है। दिल्ली में लगातार नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। शाम 6 बजे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। SC, ST, OBC इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। तकरीबन मान्य सूत्र है उसके हिसाब से 80 से 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन सब के बीच चुनाव का भी आप ध्यान रखें। कई राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। चेहरा मोदी कैबिनेट का बदल सकता है। थोड़ा जवान चेहरा नजर आ सकता है और आज शाम को यह स्थिति साफ हो जाएगी। इन सब के बीच जो बड़े घटनाक्रम उज्जैन में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी, महाआर्यमन उनके बेटे, उनके भी दिल्ली रवाना होने की खबर है। कल ही कई जो चेहरे हैं उन्हें राज्यपाल की जिम्मेदारी दे दी गई। थावरचंद गहलोत एक हैं, उन्हें राज्यपाल की जिम्मेदारी दे दी गई। और भी कई जगह राज्यपाल की जिम्मेदारियां दी गई हैं। मध्य प्रदेश को भी पूर्णकालिक राज्यपाल मिल गया है। अब वापस कैबिनेट पर लौटते हैं तो मोदी कैबिनेट का आज हो सकता है विस्तार। तकरीबन 25 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। बड़ा बदलाव। तो यह कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में जगह मिलनी लगभग तय है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने पर सिंधिया ने कहा कि दौरा समाप्त कर लौटा हूं और आगे कोई बात होगी तो बताऊंगा। अगर तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है ज्योतिरादित्य पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनका ये कहना है मिलने को कुछ शेड्यूल कोई सीट में तो वापस अभी दिल्ली आया हूँ भाई। हाँ मिलने को कुछ शेड्यूल कोई सीट में तो वापस अभी दिल्ली आया हूँ भाई। तो ये दिल्ली में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया है। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, पुरानी तस्वीरें कुछ याद आती हैं कि इसी तरह से लगातार पूछा जा रहा था कि आप जा कहां रहे हैं, गाड़ियों के पीछे किए जा रहे थे। तब पता चला मध्य प्रदेश की सत्ता बदल गई। इन सब के बीच एक दिलचस्प तस्वीर ट्विटर पर वायरल हुई कि कैसे शाही महल में, जो महाराज का शाही महल है, वहां पर एक ट्रेन लोगों को खाना सर्व करती है। इन सब के बीच में आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज शाम को क्या कुछ नजर आएगा। अशरफ। ललित, जो आपने शुरू में कहा तकरीबन उसी कड़ी को जोड़ते हुए आगे बता रहा हूं कि जब सरकार का तोहफा मध्य प्रदेश को भाजपा का ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था, उसी कड़ी में अब आज ये मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। जब सरकार बनी थी कहा यही जा रहा था कि इस तरह का समझौता हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनको राज्य में कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में कैबिनेट में दर्जा दिया। लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ रहा है जब मोदी 2 मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और इसमें बहुत हद तक उम्मीद की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है उनको सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी तक इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। कल एयरपोर्ट पर भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि मैं अपना दौरा बीच में नहीं बल्कि पूरा करके लौटा हूं और जैसे ही कुछ होगा तो आप लोगों को सबको बताया जाएगा। वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए। आज भी उनके घर के बाहर गहमा गहमी बहुत जबरदस्त तरीके से है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ नहीं बोल रहे। हालांकि जिन लोगों को आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है उन सबको प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फोन पहुंच गया था कि आप एक दिन पहले ही दिल्ली आ जाइए। इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपना निमाड़ मालवा का दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं और दूसरे लोग जो संभावित हैं, जिन लोगों को मोदी कैबिनेट में जगह बनी मिलेगी, जो चेहरा होंगे, वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं। अब सिर्फ इंतज़ार ये है कि जो सस्पेंस है वो शाम को ख़त्म होता है और किसको क्या मंत्री पद दिया जाए, वो कौन से मंत्री बनेंगे, MOS बनेंगे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, इसका सस्पेंस ख़त्म होगा और फिर बाद में मोदी प्रधानमंत्री जो विभाग है उसका बंटवारा करेंगे। जी।
चलिए, आप लगातार अशरफ नजर बनाए रखें और आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अशरफ की नजर लगातार बनी हुई है और क्या कुछ होता है इस पर लगातार न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले अपडेट करेगा। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हनी ट्रैप की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में पिछले 2 साल से जेल में बंद तीनों महिला आरोपियों को आखिरकार 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई। आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, इसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब जल्द इनकी जेल से रिहाई हो जाएगी। मंडला जिले में लोकायुक्त पुलिस ने दबिश देते हुए मवई जनपद पंचायत के सहायक इंजीनियर मनोज बघेल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उपयंत्री ने पुलिया और सीसी रोड निर्माण का मूल्यांकन करने और काम पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में सरपंच से रिश्वत की मांग की थी। इसे लेकर सरपंच निरंजन सिंह धुर्वे ने लोकायुक्त में शिकायत की। लोकायुक्त की टीम ने इंजीनियर के घर और सरकारी घर पर दबिश दी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अब बिना अनुमति और जांच के कोई भी ड्रोन नहीं उड़ पाएगा। उज्जैन का महाकाल मंदिर संवेदनशील जगहों में से एक है और कई बार देश भर में अलर्ट के बाद महाकाल मंदिर में भी अलर्ट जारी किया जाता है। जम्मू में हुए ड्रोन हमलों के बाद उज्जैन रेंज के एडीजी योगेश देशमुख ने यह आदेश दिया है कि महाकाल मंदिर पर ड्रोन उड़ाने के लिए न सिर्फ अनुमति लेना होगा बल्कि ड्रोन को सुरक्षा एजेंसी से चेक भी करवाना होगा। और बड़ी खबर इंदौर से, जहां 70 करोड़ के ड्रग्स के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुंबई से गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। अब तक इस मामले में 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। खबर नरसिंहपुर से, जहां इमलिया पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक टकरा गईं। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए जबलपुर ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई और पुलिस मौके पर पहुंची है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। छिंदवाड़ा में पुलिस ने घेराबंदी करके बाघ की खाल के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बाघ की खाल, नाखून और दांत समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। इसकी कीमत तकरीबन 50 लाख बताई जा रही है। 2 आरोपियों के फरार होने की बात सामने आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी और इस वक्त हेडलाइंस।